नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। बिहार में चुनावी गतिविधियां तेज। जनता दल यूनाइटेड ने 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के अभियान की आज शुरुआत करेंगे। पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत भी करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में एशिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने दिवाली के दौरान दिल्ली एनसीआर में हरित पटाखों की बिक्री और पटाखे चलाने की अनुमति दी। और ग्रीस में आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप शॉटगन की ट्रैप स्पर्धाओं में 6 भारतीय निशानेबाज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनावों के लिए गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के बाद जनता दल यूनाइटेड ने भी 57 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पार्टी ने कई मौजूदा विधायकों और राज्य मंत्रियों को फिर से टिकट दिया है। जनता दल यूनाइटेड ने अपनी पहली सूची में कई वर्तमान विधायकों और राज्य सरकार के मंत्रियों को फिर से टिकट दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी सराय रंजन सीट से चुनाव लड़ेंगे। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को फिर से पार्टी ने मौका दिया है। महनार निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने वाले जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का भी सूची में नाम है। मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सादा सहरसा जिले की सोनबरसा सीट से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। वहीं पूर्व सांसद अश्वमेध देवी को समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी ने टिकट दिया है। विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव को मधेपुरा जिले की आलमनगर सीट से फिर से मौका दिया गया है, जबकि पूर्व मंत्री श्याम रजक पटना जिले की फुलवारी शरीफ और संतोष निराला बक्सर की राजनगर सीट से चुनाव लड़ेंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने लखीसराय निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज बिहार में बूथ स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत के साथ बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू करेंगे। वे मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं से वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने चुनाव अभियान में पार्टी कार्यकर्ताओं की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि वे पूरी ऊर्जा के साथ बिहार में एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। 243 सदस्यों की बिहार विधानसभा के लिए अगले महीने की 6 और 11 तारीख को 2 चरणों में मतदान होगा। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। बिहार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पटना में कहा कि सभी दलों ने सीट बंटवारे और निर्वाचन क्षेत्रों पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि इन चर्चाओं के बाद अब सभी दल अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। सीट का बंटवारा और सीट के बाद अलग अलग विधानसभा क्षेत्र, उसके बारे में सभी दल ने आपस में चर्चा कर लिया है और चर्चा करने के बाद सभी लोग अपने अपने दल के उम्मीदवार की घोषणा कर रहे हैं। हमारे एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग हो गया और आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने उम्मीदवार की सूची भी जारी कर दी है और जो बचा हुआ उम्मीदवार का सूची है वो भी जारी होगा। एनडीए गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जनता दल यूनाइटेड सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल से चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि दूसरी सूची भी कुछ दिनों में जारी कर दी जाएगी। दूसरी ओर महागठबंधन के घटक दल राष्ट्रीय जनता दल नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि महागठबंधन एकजुट है और मजबूती से चुनाव लड़ेगा। महागठबंधन में ऑल इज वेल है, यहाँ कहीं कोई किंतु परंतु सिर्फ उटव्वल नहीं है। महागठबंधन इंटैक्ट है और मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। अपार जन समर्थन है, जनता का आशीर्वाद है। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में धनबल का इस्तेमाल रोकने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा है कि सी विजिल ऐप के जरिए चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में विधानसभा उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जम्मू कश्मीर में बडगाम से आगा सैयद मोहसिन और नगरोटा से सुश्री देवयानी राणा को उम्मीदवार बनाया गया है। झारखंड में बाबूलाल सोरेन घाटशिला से उपचुनाव लड़ेंगे। ओडिशा में जय ढोलकिया को नुआपड़ा से उम्मीदवार बनाया गया है। तेलंगाना में लंकाला दीपक रेड्डी जुबली हिल्स से उम्मीदवार होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेल उपकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल प्रदर्शनी है। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया है। श्री वैष्णव ने कहा कि इस अवधि के दौरान लगभग 35,000 किलोमीटर के ट्रैक बनाए गए हैं। We have 35,000 kilometers of tracks. हमने पिछले 11 वर्षों में 35,000 किलोमीटर ट्रैक का निर्माण किया है। इसी अवधि में 40,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण भी किया गया है और 40,000 नए कोच भी निर्मित किए गए हैं। पहली बुलेट ट्रेन से जुड़ी परियोजना में 325 किलोमीटर दूरी का काम पूरा हो चुका है। हाल ही में मैंने सूरत और बिलीमोरा स्टेशन का दौरा किया। ये पहला खंड है जो 2027 में खुलेगा। इसके लिए काम बहुत तेजी से जारी है। Work is going on at a very rapid pace. रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे एक प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में भी उभर रहा है और हाल ही में भारत में निर्मित इंजन को अफ्रीका को निर्यात किया गया। उन्होंने कहा कि लगभग 15 देशों के उपकरण निर्माणकर्ता अपने उत्पाद प्रदर्शित कर रहे हैं। 3 दिन की प्रदर्शनी के दौरान रेल मंत्रालय अमृत भारत और तेजस कोच, वंदे भारत रेलगाड़ी, कोलकाता मेट्रो और नमो भारत रेलगाड़ी प्रदर्शित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित वस्तु और सेवा कर सुधार पिछले महीने की 22 तारीख से लागू हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने इसे बचत उत्सव का नाम दिया है, जिससे पूरे देश को लाभ हो रहा है। वस्तु और सेवा कर सुधार के प्रभावों की कड़ी में आज प्रस्तुत है संशोधित दरों से नागालैंड में विभिन्न उद्योगों को मिलने वाली मजबूती के बारे में हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। हाल ही में हुए जीएसटी सुधार विभिन्न उद्योगों में कर दरों को युक्तिसंगत बनाकर नागालैंड की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन बदलावों में 2,500 रुपए तक की हथकरघा शॉल और कपड़ों पर जीएसटी की दर घटाकर 5% कर दी गई है। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, बुनकरों की आय बढ़ेगी और क्षेत्र की लगभग 44,000 महिला कारीगरों को मदद मिलेगी। इसी प्रकार 7,500 रुपए तक के होटल के कमरों पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इससे राज्य के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और गाइड, होटल और स्थानीय लोगों को लाभ होगा। इसके अलावा फर्नीचर और हस्तशिल्प पर अब 12% के बजाय केवल 5% कर लगेगा, जिससे इस क्षेत्र से जुड़े लगभग 13,000 लोगों को मदद मिलेगी। कॉफी नागालैंड की अर्थव्यवस्था का एक लोकप्रिय उत्पाद है, इसलिए भुनी हुई फलियों पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि कॉफी के अर्क पर अब केवल 5% जीएसटी लगेगा, जो पहले 18% था। इन सुधारों का उद्देश्य नागालैंड की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और राज्य के लोगों की आजीविका में सुधार करना है। दिलनशी आरजू के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में इस महीने की 18 तारीख से 21 तारीख के बीच पटाखों की बिक्री और पटाखे चलाने की अनुमति दे दी है। इसके लिए समय सीमा सवेरे 6 बजे से 7 बजे और रात 8 बजे से 10 बजे तक तय की गई है। शीर्ष अदालत ने इसे त्योहार मनाने और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण बताया है। अदालत ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को इस अवधि के दौरान वायु तथा जल गुणवत्ता की निगरानी करने और इस महीने की 14 तारीख से 21 तारीख के बीच दिल्ली की हवा पर आतिशबाजी के प्रभाव के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये फैसला दिवाली जैसे पवित्र त्योहारों के दौरान जनता की भावनाओं और उत्साह का सम्मान करता है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की सराहना की। अब दिल्ली के अंदर 20 और 21 तारीख तक पटाखे चलाए जा सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा है कि शाम को 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक ये पटाखे चलाए जा सकते हैं और पटाखे केवल ग्रीन पटाखे चलाए जाएंगे। दिल्ली का पोल्यूशन कम करना है।
महाराष्ट्र में 61 नक्सलियों ने गढ़चिरौली पुलिस के समक्ष समर्पण कर दिया है। उन्होंने आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में समर्पण किया। एक रिपोर्ट। केंद्रीय नक्सल समिति के पोलित ब्यूरो सदस्य मल्लूजोला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति ने आज गढ़चिरौली में आयोजित एक कार्यक्रम में 60 अन्य वरिष्ठ नक्सल कैडर के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। इन सभी 61 नक्सलियों पर कुल 6 करोड़ रुपए का इनाम था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इन आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का मुख्य धारा में स्वागत करने के प्रतीक के रूप में उन्हें भारतीय संविधान की प्रत भेंट की। श्री फडणवीस ने कहा कि यह महाराष्ट्र में नक्सली आंदोलन के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण है। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इन आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के जीवन स्तर को अच्छी नौकरी और पुनर्विकास पैकेज के माध्यम से सुधारेगी। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे वरिष्ठ कैडर के लगातार आत्मसमर्पण के कारण उत्तरी गढ़चिरौली पहले से ही नक्सल मुक्त हो चुका है और अब कुछ ही सक्रिय सदस्य बचे हैं। मुख्यमंत्री ने नक्सल विरोधी अभियानों में भारी सफलता हासिल करने के लिए गढ़चिरौली पुलिस और अर्धसैनिक बलों को भी बधाई दी और गढ़चिरौली पुलिस के लिए 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर। राजस्थान में जैसलमेर में स्लीपर बस में आग लगने की दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 21 हो गई है। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल के अनुसार 5 अन्य घायलों की हालत नाजुक है। मृतकों की पहचान के लिए जोधपुर और जैसलमेर के अस्पतालों में डीएनए के नमूने एकत्र किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के अंतर्गत पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता में 100% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। निर्धनता अनुदान को प्रति लाभार्थी 4,000 रुपये से दोगुना करके 8,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 2 आश्रित बच्चों तक के लिए शिक्षा अनुदान को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज उत्तर कर्नाटक के कोप्पल गांव में किसान प्रशिक्षण और साझा सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया। समारोह में वित्त मंत्री ने कहा कि ये केंद्र किसान उत्पादन संगठन और अन्य को खाद्य प्रसंस्करण के साथ साथ आधुनिक खेती की तकनीकों में मदद करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@IR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री डॉक्टर हारिनी अमरसूरिया कल से भारत की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगी। प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। इस दौरान वे आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा के लिए भारत के राजनीतिक नेताओं से मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न विख्यात वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उनका स्मरण किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने डॉक्टर कलाम को दूरदर्शी वैज्ञानिक, प्रेरणादायक नेता और एक सच्चा देशभक्त बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने युवाओं और समग्र राष्ट्र को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। कलाम साहब का जीवन इतना व्यापक, विशाल और गहरा रहा है कि उनको याद करने का गर्व होता है और मुझे विश्वास है कि अब्दुल कलाम जी के आशीर्वाद से उन्होंने हम देशवासियों को जो शिक्षा दीक्षा दी है उससे हम अवश्य उसको पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि वे एक प्रखर राजनेता और भारत के प्रिय मित्र थे। शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में बढ़त का रुख जारी है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 657 अंक बढ़कर 82,687 पर और निफ्टी 205 अंक बढ़कर 25,351 पर कारोबार कर रहा था। ग्रीस के एथेंस में आज से आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप शॉटगन 2025 में 6 भारतीय निशानेबाज ट्रैप स्पर्धाओं में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और कीर्ति गुप्ता महिला ट्रैप स्पर्धा में भाग लेंगे, जबकि जोरावर सिंह संधू, विवान कपूर और भुवनेश बिंदिरत्ता पुरुष वर्ग में चुनौती पेश करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार में चुनावी गतिविधियां तेज। जनता दल यूनाइटेड ने 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के अभियान की शुरुआत करेंगे। पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत भी करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में एशिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन किया।
सर्वोच्च न्यायालय ने दिवाली के दौरान दिल्ली एनसीआर में हरित पटाखों की बिक्री और पटाखे चलाने की अनुमति दी। और ग्रीस में ISSF विश्व चैंपियनशिप शॉटगन की ट्रैप स्पर्धाओं में 6 भारतीय निशानेबाज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।